नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक 24। तो चलो दोस्तों, हम इसके पहले करवा रहे थे एसएससी जीडी का जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन था उसमें किस तरह से रहता है। तो पूरा हम सब नहीं कराएंगे, पूरा करवाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार हम वैसा ही क्वेश्चन कराएंगे जैसे एक सेट, मतलब एक सेट में अगर एक तरह का क्वेश्चन है तो हम एक ही क्वेश्चन कराएंगे। और दोस्तों, आपसे हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर जिसका कार्ड है वो कम से कम, दोस्तों अगर एग्जाम को अगर आपको मतलब वर्दी चढ़ाना है बॉडी पे, तो 10 सेट कम से कम ऑनलाइन सेट मारने की कोशिश कीजिए। न तो दोस्तों ऑफलाइन वाला लड़का से पूछिएगा कि एग्जाम उससे नंबर बहुत कम आता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, वहां अकबका जाता है, लोग अपने आप पे काबू नहीं रख पाता है, पेशेंस नहीं रख पाता है। तो ये सबको रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि कम से कम 10 सेट प्रैक्टिस कर लीजिए नेट पर, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। अगर लैपटॉप आपके पास है तो कर लीजिए, नहीं है तो आप मोबाइल से खरीदिए, मोबाइल पे कीजिए। लेकिन दोस्तों कोशिश कीजिए कम से कम 10 सेट करने लेने के लिए। ना होता है तो 2-3 लेकर मिल करके, 3-4 लेकर कोई अगर ऐसा है तो मिल करके एक सब्सक्राइबर ले लीजिए टेक्स्ट बुक का और अपने मोबाइल पर ही मार लीजिए, हम यही कहेंगे दोस्तों। तो चलिए आपको आज आप लोग का मैथ का सोल्यूशन करवाएंगे। तो इसमें देखिए किस तरह से मैथ आता है एसएससी जीडी में। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। पहला दोस्तन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% पर छूट देता है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है, ठीक है दोस्तों, और फिर 20% लाभ कमाता है। और फिर 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य अंकित मूल्य 2400 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोग का हम परसेंटेज का बैच में, मेरा देखिएगा मेरे यूट्यूब पे, मेरे ही चैनल पे मैंने परसेंटेज पढ़ाया है। तो ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें आप देखिए, उसमें हम परसेंटेज को बहुत अच्छा तरह से हम अथी किए हैं, जिसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और उसका सेट का जो परसेंटेज का जो क्वेश्चन है, जो बुक का जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्वेश्चन, उसको भी हम सोल्व कराएंगे। तो आप इसको देख लीजिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों। इसीलिए दोस्तों मैथ के एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में परसेंटेज से आप लोग हम बार बार कहते हैं कि 60 से 70% जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज पे ही आधारित है। आप परसेंटेज अगर नहीं जानिएगा, आप टाइम मैनेजमेंट पूरा पढ़ लीजिए, अब परसेंटेज आपको निकालना नहीं आता है तो उसमें बहुत सा क्वेश्चन जो आपको छूट जाएगा, समझ गए। तो इससे लिए आपको हम बार बार कह रहे हैं, परसेंटेज एकदम कंप्लीट करना है, हर हाल में चाहे जैसे भी हो आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको हम बताते हैं, ये प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है एंड इसमें भी परसेंटेज ऐड है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम बताते हैं कैसे इस पर बनेगा। तो चलिए आपको देखिए, सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन जैसे जैसे कहे हम उसके अनुसार चलते चलेंगे, वो खुद ब खुद बन जाएगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हम चलेंगे तो वो खुद ब खुद बन जाएगा। तो देखिए कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है, ठीक है। अब कोई वस्तु है जिसका दाम कितना है, मान लीजिए x दाम है, ठीक है। अब आप लोग हम बताए होंगे दोस्तों कि छूट का मतलब क्या होता है। अगर 10 छूट दिए तो 90, अगर 20 छूट दिए तो 80, अगर 20 लाभ हुआ तो 120। तो उसी प्रकार कह रहा है कितना, 40% छूट। तो 40% छूट का मतलब कितना हो गया दोस्तों, देखिए 40% छूट का मतलब हो गया दोस्तों 60%, ठीक है। 40% छूट का मान यही ना होता है। और 10% अगर लाभ कहेगा तो कितना दोस्तों, 110। 20% लाभ मतलब 120।
क्योंकि देखिए परसेंटेज जब भी हम घटाते हैं बढ़ाते हैं किस पे, परसेंटेज जब भी हम घटाते हैं बढ़ाते हैं सब 100 पे, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज 100% होता है। तो चलिए कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और इस पे देखिए इस पे वो 40% कितना दे रहा है, 40% की छूट दे रहा है। तो 40% का छूट का मतलब कितना हो गया 60%। अब देखिए अगर 60% आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोग हम बताए थे कि आप लोग फ्रैक्शन याद कर लीजिए, इसका फ्रैक्शन निकालिएगा तो इसका कितना हो जाएगा 3/5 इसका फ्रैक्शन होगा। अगर फ्रैक्शन आपको नहीं आता तो आप 60% लिख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन याद कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए 60% होगा। अब कह रहा है कि जो अंकित मूल्य पे 40% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य हम देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य देते हैं, अंकित मूल्य कितना है 2400 रुपया। अंकित मूल्य पे 40% छूट देता है और फिर उसे 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का दाम पूछ रहा है, अंकित मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए कोई भी छूट देगा तो कुछ क्रय मूल्य पे कोई छूट ना देगा, क्रय मूल्य पर छूट देगा तो उसका हानि हो जाएगा, बेचारा घाटा में पड़ जाएगा। कोई आप ही दुकानदार हैं, अभी कोई चीज खरीद के लाते हैं तो आप क्या कीजिएगा, इससे 100 रुपया में कुछ खरीद के लाए तो उसका बढ़ा करके रखिएगा तभी ना आप कुछ कमाइएगा। किसी का भी पेट है, पेट के लिए लोग क्या से क्या नहीं करता है, हम लोग पेट के लिए ही पढ़ रहे हैं ताकि नौकरी लग जाए, मेरा भविष्य सेफ हो जाए। और हाँ सबसे पहले ये देखिए पढ़ने से कुछ नहीं होता, जुनून रखना पड़ता है। जिस दिन आपके दिमाग में जिस दिन आपको नींद आना दोस्तों अगर कम हो गया उसी दिन आप समझ लीजिएगा कि आपकी कदम सफलता की ओर बढ़ रहा है, ये बात सोच लीजिए। तो आपका एग्जाम में अब देरी नहीं है, आपको रात दिन मेहनत करना है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें चाहे जैसे पढ़ें, लेकिन आपको रात दिन पढ़ना है। और दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि हम हर कंटेंट से आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे दोस्तों, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी चीज प्रॉब्लम न हो। तो चलिए क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य पे 60% की छूट देने के बाद क्रय मूल्य पे उसको 20% का लाभ होता है, तो दाम क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए दोस्तों क्रय मूल्य कितना हो जाएगा x, उसको कितना लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ मतलब 120। अब देखिए हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते तो सीधे 120% का मान मतलब कितना हो जाता 6/5 हो जाता। लाभ का मतलब होता है कितना प्लस में जुड़ जाता है। जैसे 20% का फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं दोस्तों, 20% का फ्रैक्शन होता है कितना 1/5, तो लाभ हो रहा है 5 ऊपर में जुड़ जाता है 6/5। देखिए अगर यह है 60%, अगर हानि होता है दोस्तों तो हानि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चलता है। यहाँ का 60% 40% का छूट दे रहा है, यानी 60% 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। तो इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं। अगर फ्रैक्शन याद रहेगा तो आपको परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अगर परसेंटेज नहीं याद, फ्रैक्शन नहीं याद है तो हम परसेंटेज से ही बता देते हैं आपको। अब देखिए इसको खाली सोल्यूशन करना है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, अब यहाँ से काटेगा तो 60 दूनी 120, ऐसे काटेगा तो ही कटेगा 1200। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर x बराबर 1200 रुपया। देखिए दोस्तों कोई भी 1200 रुपया का बुक जो सामान का खरीद करके वो कितना बेच रहा है दोस्तों, सामान 1200 रुपये में कोई सामान खरीद रहा है, उसका दाम बढ़ा दिया और 24 बढ़ा करके कितना कर दिया 2400 रुपया, और फिर आप खरीदने जाते हैं अगर तो उसको कह रहा है आइए ना आप हम 40% के छूट देते हैं। तो आप सोचिएगा चलिए 40%। तो आजकल मॉल में क्या होता है, आप मॉल में जाइए, हर सीजन जैसे ठंडी का सीजन ऑफ हो रहा है तो आपको जाइएगा, आज तो संडे है, आज कभी जाइए मॉल में और जाकर के देखिए आपको लिखा रहेगा 50% छूट, 40% छूट हर एक दुकान पे। तो क्या करता है कि अंकित मूल्य जो भी होता है उसको बढ़ा देता है और उसको 40% छूट देता है। 40% छूट देने के बाद उसको कितना 20% के फिर भी प्रॉफिट होगा। आपको लगेगा कि भारी हमको छूट मिल रहा है, भारी हमको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ऐसा दोस्तों फंसिएगा नहीं, वो छूट देने के बाद भी उस पर वो अपना पैसा कमा रहा है। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये आपको हम देखिए ऑफलाइन हम बुक से नहीं करवा रहे हैं, ऑनलाइन हम बुक से करवा रहे हैं। जो
मतलब इस बार पूछा जाएगा, समझ गए दोस्तों। हम टेक्स्ट बुक से आपको करवा रहे हैं, तो उसी से है, ऑनलाइन का बुक है। देखिए, एक आदमी 64 किलोमीटर गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा गति से साइकिल द्वारा चलकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है, तो पूरी औसत दौरान उसकी औसत गति क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है एक आदमी 64 किलोमीटर गति से गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है दोस्तों, और वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा गति से साइकिल द्वारा चलकर प्रारंभिक स्थान पर आता है। आता है, तो उसकी औसत चाल पूरी यात्रा में तो दोस्तों, जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले औसत का है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसका देखिए, औसत का जो होता है दोस्तों, औसत का क्या होता है कि इसका एक अथी होता है, फॉर्मूला है, एक ट्रिक है कि आपको इसे चाल लगे जाने में दिया हुआ है, टाइम आपको नहीं दिया हुआ है, तो आपको जाने में आने में जो टाइम लगेगा दोस्तों, उसका क्या है, एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला देखिए, आप लिख लीजिए दोस्तों, आपको बता देते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स बाई बटा एक्स प्लस बाई। ये औसत चाल बराबर होता है, ये ट्रिक है, इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसी पे ये सेट होगा। तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि ज्यादा क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा तो इजी ही, लेकिन इजी ही रहेगा, लेकिन जानिएगा तब ना दोस्तों। हम ये क्वेश्चन कोई दे दिएगा जैसे जोड़ 10 प्लस 10, हमको पता ही नहीं है कि 10 प्लस 10 क्या होता है, तो हमारा लिए तो पहाड़े है। तो उसी के लिए न कह रहे हैं, आप ही के लिए हम न कह रहे हैं कि उसको जानिए, पढ़िए, समझिए। है तो इजी है, लेकिन जानिएगा तब इजी है। जो चीज आपको नहीं आ रहा वो आपके लिए क्या है, पहाड़ है। जो चीज आपके लिए जा रहा है वो क्या है, आपके लिए चटनी है। कैसे कहते हैं, अरे बड़े हलवा क्वेश्चन मिला था, एकदम हलवा था यार। तो हलवा था कैसे, आप मेहनत किए हैं उसके पहले, तो उसके लिए आपके लिए हलवा है। और जो मेहनत नहीं किया है उसके लिए वही क्या है, पहाड़ है, चट्टान है, फूट ही नहीं रहा है, टूट ही नहीं रहा है। तो जब तक बन जाएगा माउंटेन द मांझी मैन, बिहार के एक था, हमारे गया जिला का ही, और वो कहाँ के रहने वाले थे, गलौर घाट के। तो वही है मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक शरीर में बॉडी में जब तक वर्दी नहीं चढ़ाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा ही है, नौकरी लेकर कहीं दम लेना है, जब तक नौकरी नहीं तब तक दम नहीं। तो इसे मेहनत करते हुए रहना है। तो देखिए, औसत चाल बराबर क्या है, 2x बाई बटा x प्लस बाई। ऐसे पे हमको सेट कर देना है, 2 इंटू एक्स का मान दिया हुआ 64 किलोमीटर पर घंटा, 64 गुने 16, और देखिए 64 और 16 दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 16 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो 16 5 80, अब 5 से ही काटिएगा तो ये कटेगा नहीं। तब ऐसे कीजिए, देखिए इसको अगर शॉर्ट में हमको लिखना रहता है तो क्या करते हैं कि ऊपर से 2 से गुना करेंगे और नीचे भी 2 से गुना करेंगे। तो इसमें हमको फर्क पड़ेगा अगर ऐसा हम करते हैं तब। देखिए, अगर ऐसा रहता है तो देखिए ऐसा इसलिए हम करते हैं, देखिए आप लोग बताते हैं। देखिए 64 दूनी 128, 128 कितना हो जाएगा,
256। अब 5 दूनी नीचे कितना हो जाएगा 10। अब देखिए, अब आपको ऐसा रहेगा तो भाग देने में कितना इजी हो गया। ठीक है, अगर पूर्णांक पर रहेगा तो हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन अगर पॉइंट में रहेगा तो इसको हम इस तरह से करेंगे। और इसको कैसे करेंगे 25.6 आंसर। कितना तक चटनी कर दी आप लोग के लिए। तो ये चीज हम समझिए, हम लोग को क्या है एग्जाम में ट्रिक यूज करना है। ये नहीं कि हमको चूकी है इसलिए है उससे है, नहीं। एग्जाम में उसको सिर्फ आंसर से मतलब है। आप टिक कीजिए निकल दीजिए, आप इससे सिर्फ मतलब रखिए। आपको कुछ नहीं बोलेगा कि आप कैसे आंसर लाए हैं, वहां ही नहीं पूछता है कि आपका आंसर किस तरह से आया है, वहां पूछेगा कि आपका आंसर कैसे आया है। वहां सिर्फ आपको क्या पूछेगा दोस्तों कि आपका कितना नंबर आया है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का है, तो चलिए करवा देते हैं। लगभग आपका सभी सब्जेक्ट हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिएगा, तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। उसको आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम साफ करते हैं। आप देख लिए होंगे, एक बार फिर हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चल से प्रारंभिक स्थान पर आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। जब देखिए यात्रा का अगर दूरी नहीं दिया हुआ है तो ऐसा में आप सीधे इस फॉर्मूला लगाइएगा, औसत चाल बराबर 2x बाई बटा x प्लस बाई, तो आपको बहुत इजी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक याद रखिए, आप इसको नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम देगा दोस्तों एग्जाम में। चलिए दोस्तों आगे कह रहा है 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा करती है, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। 10 दिन लेते हैं, तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो 2 महिला और 4 बच्चे उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेंगे। चलिए दोस्तों आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको हम बहुत अच्छा समझाते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों का मान एक बार कीजिए कि एक बच्चा बराबर क्षमता, जिसको कहते हैं क्षमता जो है, एक बच्चे का क्षमता एक औरत का क्षमता, दोनों का क्षमता कितना है, आप क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता का जो रेशियो निकाल लीजिएगा, उसी पे आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन का रेशियो किस तरह से आप निकालिएगा। तो चलो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 5 महिला एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको हम लिख रखा देते हैं। देखिए 5 महिला, एम मतलब महिला दोस्तों। इनपुट करने के लिए क्या पूरा लिखेंगे तो पूरा आपको लंबा हो जाएगा ना, इसलिए 5 महिला इस कार्य को कितना दिन में करता है। तो हम देखिए क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। इससे इस तरह से लिखने से हमको क्या पता चलता है,
इसे लिखने से 5 महिला का मतलब कि एक महिला का जो कार्य है वो पता चल जाएगा कि एक महिला का कार्य कितना है। अगर इसे 5 महिला 10 दिन में करेंगे तो एक महिला इस काम को 50 दिन में करेंगे। तो इसे गुना करने से हमको पता चलता है कि एक महिला की जो क्षमता है वो कितना दिन में है। ठीक है दोस्तों, तो 5 महिला 10 दिन में करता है तो एक महिला जो है इस कार्य को कितना दिन में करेगा, इसको गुना कर देंगे तो हमको पता चल जाता है। अब फिर इसी क्वेश्चन कर रहा है, फिर इसी काम को है, काम तो यही है तो इसको हम बराबर कर देंगे और काम यही है। यहाँ पे 8 बच्चे, 8 बच्चे, बच्चा को हम चिल्ड्रेन लिखते हैं दोस्तों, तो 8 बच्चे इस कार्य को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे जो है 5 महिला जो 8 दिन में करता है, हम बच्चे वाला पढ़ ली दोस्तों। देखिए 5 महिला जो 8 दिन में करता है और 8 बच्चे जो इसी काम को 10 दिन में करता है, तो यहाँ पे इस तरह से गुना करने से दोस्तों हम ये प्राप्त कर लेते हैं कि 5 महिला एक कार्य को, ऐसे एक महिला कार्य को 40 दिन में कर सकता है। तब ना 5 महिला, जैसे देखिए हम एक के लिए अगर मतलब कोई भी इसे खाना है, एक मतलब हमको एक किले मिल जाएगा लड्डू खाने के लिए, तो एक किले अगर मानते हैं हम 10 लड्डू खाएंगे 2 दिन में, ठीक है, हमारे साथ एक आप ही आ जाइएगा तो दोनों मिलकर के 5 दिन में खा जाएंगे ना। तो कह रहा है 2 आदमी मिलकर के 10 लड्डू 5 दिन में खा जा रहा है, तो हम अकेले कितने दिन में खाएंगे, तो आप हट जाएगा तो उससे गुना हो जाएगा। तो वही है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि 5 महिला जो है एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और उसी काम को 8 बच्चे 10 दिन में पूरा करता है, तो इसको हम इक्वल टू कह देते हैं। यहाँ से हम कुछ दोनों का क्षमता का रेशियो है उसको हम प्राप्त कर लेंगे दोस्तों। चलिए हम काट देते हैं। देखिए 5 दूनी 10 अब 8 से 8 कट जाएगा, यानी एक महिला बराबर जो है कितना हो जाएगा, 2 चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे हो जाएगा रेशियो में हो जाएगा। देखिए चिल्ड्रेन अनुपात महिला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर क्षमता निकालेंगे तो जितना एक महिला जो है वो 2 चिल्ड्रेन के बराबर है, और ये जो मतलब कि यहाँ पे अगर क्षमता का अनुपात हम निकालेंगे दोस्तों, नहीं सॉरी, क्षमता तो ऊपर वाले होंगे ना, ये हो जाएगा टाइम, नहीं घबरा गए, ये हो क्षमता, ये क्षमता का रेशियो आ जाता है दोस्तों। यानी जितना देर में 2 काम करेगा उतना देर में एक बच्चा 1 काम करेगा, ठीक है। तो जितना देर में एक महिला जो है 2 काम करेगा उतना देर में 2 बच्चा जो एक बच्चा जो है 1 काम करेगा, ठीक है। ये हो जाता है क्षमता। तो क्षमता के अनुसार फिर हम चलते हैं दोस्तों कि देखिए आगे कर रहा है कि 2 महिला और 4 बच्चे, तो एक महिला बराबर हम जानते हैं कि 2 बच्चा है, तो यहाँ पे कर रहा है 2 महिला, तो 2 महिला की जगह कितना हो जाएगा, 2 महिला की जगह हो जाएगा 4 बच्चे। यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है 2 महिला प्लस 4 बच्चे इस काम को कितना दिन में करेगा, तो हमको पता नहीं है। यहाँ पे जब हम जानते हैं कि 8 बच्चा जो है इस काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो अब जब 8 बच्चा जो इस काम को 10 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे 2 महिला बराबर हम 4 बच्चा लिख सकते हैं। एक महिला बराबर कितना, एक महिला बराबर 2 बच्चा, तो 2 महिला बराबर 4 बच्चा प्लस 4 बच्चा, 4 बच्चा प्लस 4 बच्चा गुने 1 बराबर 8 बच्चा गुने 10। अब 4 बच्चा बराबर कितना हो गया, 8 बच्चा गुने 1 बराबर 8 बच्चा गुने 10। ये 8 बच्चा 60 बच्चा कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 दिन। अब चलिए बच्चा पर हम आपको बता दिए, अब चलिए आपको हम बता देते हैं महिला पे, ठीक है दोस्तों। जब देखिए महिला को बता देते हैं, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एक महिला बराबर 2 बच्चा, तो यहाँ कुछ कह रहा है 2 महिला प्लस 4 बच्चा जो है इस काम को कितना दिन में करता है, तो महिला वाला और महिला पर बनाएंगे तो इसको कंप्यूट करेंगे, 5 महिला गुने 8 दिन। अब देखिए मतलब 2 बच्चा बराबर 1 महिला, तो 4 बच्चा बराबर 2 महिला, 2 महिला 2 महिला कितना हो जाएगा, 4 महिला गुने 1 बराबर 5 महिला बराबर 8। देखिए इसे 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब देखिए ये ना कैसे बचेगा, इधर बचेगा x, x बराबर कुछ होगा
5 दूनी 10 दिन। देखिए अगर बच्चा पर भी बनाएंगे तो 10 दिन आएगा आंसर दोस्तों, और अगर हम महिला पे भी बनाएंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है एक महिला बराबर कितना बच्चा है उसका हम रेशियो निकालते हैं, उसी पे हम इसको मान हम पुट कर देते हैं, इसका सोल्यूशन हो जाता है दोस्तों। तो चलिए इसको नोट कीजिए, बाकी इसका हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कर लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्षेत्रमिति का। क्षेत्रमिति फार्मूला में बनता है दोस्तों, तो हम आपको आशा करते होंगे कि आप लोग पूरा क्षेत्रमिति का फार्मूला याद कर लिए होंगे। तो अगर नहीं याद किए होंगे तो पूरा फार्मूला आपको याद करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों आपको हम देखिए करवाते हैं। क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। क्षेत्रमिति लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन क्षेत्रमिति ऐसा है नहीं कुछ दोस्तों। क्षेत्रमिति बस उसका फार्मूला में बनता ही है, तो आप कोशिश कीजिए उसका फार्मूला याद रखें, कोई टफ नहीं है। और क्वेश्चन जैसा कहे बस क्वेश्चन के अनुसार करते जाइए। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। व्यास जो है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, हाइट व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कोई चीज आपको वक्र पृष्ठ एंड कुल वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ और कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का योग पूछ रहा है, का क्षेत्रफल का योग क्या होगा। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको हम बता देते हैं ये पाई पे ही बनता है। इसका क्षेत्रफल दोनों का हम बताएं दोस्तों कि आपका क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए बेलन का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले देखिए बेलन किसे कहते हैं। पहले बेलन आप लोग अपने घर में सभी के घर में देखोगे पाइप होगा जरूर ही, कहीं ना कहीं पाइप, तो चाहे चापाकल हो, नल हो, चाहे जैसा भी हो, वो बेलन पाइप को ही एक बेलन कहते हैं दोस्तों, समझ गए ना। तो पाइप का आकार कहीं होता है इस तरह से, इसी तरह से बेलन होता है। ये हाइट होता है, ये सेंट्रल होता है जिसको सिलेंडर कहते हैं। ये सेंटर होता है, ये क्या होता है, ये आर होता है आपको त्रिज्या। ये हाइट हो गया आपको। ये पूरा ब्रीथ होता है दोस्तों, ऊपर भी गोलाकार नीचे भी गोलाकार। तो देखिए अगर वक्र पृष्ठ पूछता है तो हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ का देखिए फॉर्मूला पहले बता देते हैं, दोनों का फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है दोस्तों, तब देखिए πr/h हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो है परिधि, इसका जो होता है परिधि का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2πr होता है दोस्तों। वृत्त का परिधि बराबर भूल गए। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त होता है इसका परिधि, और परिधि इसका क्या कहते हैं, वृत्त का जो बाहरी भाग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका जितना इसका जो है ना, इसमें ये हो गया कि पूरा, इसको क्षेत्रफल मतलब ये हो गया पूरा,
ये सब जितना ये सब पूरा है, ये सब पूरा क्षेत्रफल हो गया। इसका जितना अंदर का जो कुल एरिया हो गया अंदर का, मतलब जितना जगह हम पूरा घेर ले अथी हो गया, क्षेत्रफल हो गया। और जो बाहरी जो घेरा हो गया बाहर वाला, देखिए जो खाली बाहर बाहर जो घेरा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और जो क्षेत्रफल मतलब कुछ वृत्त के अंदर जितना भी आपका भाग हो गया वो हो गया आपका क्षेत्रफल। तो परिधि बराबर हम लोग जानते ही हैं कि परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है वृत्त की परिधि। बता देते हैं दोस्तों सभी कि एग्जाम में क्या आ जाए ना आ जाए, इसलिए जानना जरूरी है। एग्जाम छूट जाएगा तो कहिएगा सर बताए थे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। देखिए 2πr वृत्त का परिधि हो गया। अब देखिए एच अगर जोड़ दिया जाए, कहीं नीचे वाला तो जोड़ाएगा नहीं वक्र पृष्ठ में, वक्र पृष्ठ में इसी का नाम पेंट करेंगे और इसको पेंट करेंगे, सिर्फ अंदर के भाग को थोड़ी पेंट करेंगे। अगर कहा जाएगा कि बेलन को पेंट कीजिए या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, तो बेलन का दोस्तों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे कि इसका हाइट निकालेंगे। नीचे वाला तो झका हुआ रहेगा, कोई भी ऐसे पाइप या सिलेंडर होता है, आपके घर में गैस का टंकी होगा तो नीचे तो झका रहेगा, कुछ पे रखा हुआ रहेगा। अब देखिए यही है तो ये नीचे तो इस पे रखा हुआ है। अभी इसका देखिए इसका नीचे तो रखा हुआ है, इसको पेंट करेंगे और इसका जो ऊपर वाला जो है इसको पेंट करेंगे। थोड़ी ना हम लोग इसको पूरा पेंट करेंगे, बाहर ही भाग को ना पेंट करेंगे। तो ये बेलन जो सिलेंडर का जो बाहरी भाग हो गया दोस्तों, एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान से इसको समझिएगा, तभी आपको पूरा चीज ध्यान में रहेगा। सिलेंडर का जो बाहरी भाग हो गया उसी को हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ में तो कुछ हो गया, सिलेंडर का जो अंदर भाग है और जो बाहर का भी भाग है, पूरा भाग को इधर भी पेंट करना है हमको, है इधर भी पेंट करना है, इसके अंदर भी पेंट करना है। जैसे खोखला सिलेंडर रहता है, पाइप जो हो गया खोखला रहता है, तो उसके पूरी भाग को जो करते हैं उसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। और जिसका बाहरी भाग इसको है उसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो इसे याद रखेगा, ये सब समझना जरूरी है दोस्तों। इसी को समझाने हमको टाइम थोड़ा सा लग जाता है, इसके चलते वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो लोग क्या कहते हैं कि सर तो है बाहर इतना ही बड़ा बड़ा वीडियो ही बना देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ें। अरे तो पढ़ना क्या है, पहले तो समझना जरूरी है ना। हमको समझ में नहीं आ रहा है, 10 पेज हम पढ़ लिए, किताब रामायण की तरह इन्हें पढ़ लिए। अरे तो पहले तो समझिए उसको, रामायण में क्या कह रहा है, और रामायण में कुछ समझ में नहीं कीजिए। लोग हमारे नाम से रामायण लिख दिए हैं, वाल्मीकि रामायण, और हम हैं जहाँ पढ़ा रहे हैं आप लोग के, समझ में नहीं आ रहा है। आजकल मेरा रामायण चलेगा कि नहीं चलेगा वो पता नहीं चलता है, हमारा रामायण को सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों वही चीज जरूरी है। हम लोग वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं, वक्र पृष्ठ इसको कहेंगे, और संपूर्ण पृष्ठ इसको कहेंगे, पूरा अंदर से बाहर से लेकर के जितना भी अंदर रहेगा दोनों तरफ उसको संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे। और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला देखिए होता है क्या दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r प्लस एच, या इसको हम लिख सकते हैं 2πr स्क्वायर प्लस 2πr एच। देखिए दोस्तों इसी कोई लिखा हुआ है, देखिए 2πr इसमें भी है 2πr इसमें भी है, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो r इसमें बच जाएगा r इसमें बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2πr तो इसका है, ठीक है। अब देखिए 2πr सेम टू सेम है ना दोस्तों। देखिए आपको यहाँ भी मैच कर रहा है और यहाँ भी मैच कर रहा है, लेकिन दोस्तों क्या है, ये 2πr से सिर्फ बाहरी वाला भाग निकलेगा। ये 2πr स्क्वायर आपको हमारे बताएं वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पूरा होता है। क्षेत्रफल के बाहर के भाग का हम रंगेंगे ना इसको, इसका अंदर हो जाएगा, इसको भी रंगेंगे। देखिए πr स्क्वायर हो गया, इसको भी रंगेंगे इसको भी रंगेंगे दोस्तों। तो इससे होगा πr स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो भी हम दिखा देते हैं। वृत्त का परिधि यहाँ पे लिखाए हैं, देखिए रेड से आपको कम दिख रहा होगा, हमको पता है। आज आपको लाएंगे ब्लू मार्कर हम। वृत्त के क्षेत्रफल भरा होता है πr स्क्वायर।
अब देखिए पाई का मान आप लोग जानते हैं होंगे कितना होता है 22/7 या 3.14 कर सकते हैं। देखिए पहला बात आप याद रखिएगा, पॉइंट के बाद जो भी उच्चारण होता है दोस्तों वो आपके डिजिट बाई डिजिट कीजिएगा, तो आप बोलिएगा ना 3.14 तो आपका गलत हो जाएगा। आपको कहीं भी आप जाइएगा एग्जाम में, तो बड़ा एग्जाम या इंटरव्यू में जाइएगा, तो पाई का मान पूछ दिया पाई का मान कितना होता है, तो वहां पे आप ये नहीं बोलिएगा 3.14, 3.14, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक अंक का उच्चारण होता है। तो ये सब सीखिए, जब ये सब सीखना बहुत जरूरी चीज है। नहीं सीखिएगा तो ये सब देखिए आप इंग्लिश स्कूल में पढ़िएगा तो यही सब सिखाता है, यही सब नहीं जानेगा तो फंस जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे आपको बता दिए हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr, वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr × r+h। बस इसी को आपको सेट कर देना है। अब इतना समझ गए दोस्तों ना। अब इतना अगर आपका दिमाग में घुस गया तो इसका विवरण से जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बकवास लगता है, जिसको जानते हैं उसको लगता है वैसा, तो थोड़ा सा देखिए आप जानते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा करके देख लीजिए वीडियो, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके लिए जानना बहुत जरूरी चीज है। चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं। अब देखिए इस पे सेट करते हैं। हम लोग क्या पूछ रहा है, दोनों प्लस में पूछ रहा है इसको और इसको जोड़ करके। यहाँ पे पूछ रहा है 2πrh प्लस 2πr × r+h। यहाँ पे देखिए व्यास दिया हुआ है, व्यास जानते हैं दोस्तों, व्यास किसको कहते हैं, यहां से यहां तक जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो हमको क्या लेना है, तो यहां से यहां आर, तो आर बराबर क्या निकालेंगे, हम लोग दो को जब आर रहता है तब उसको निकालते हैं, आर बराबर निकालेंगे d/2, यानी कि 14/2 काट कर जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे 2 × पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान 7, एच का मान कितना दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है एच बराबर यहाँ पे 2, और फिर प्लस करेंगे फिर 2 × पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 7। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंडर रूट है 7 + 2। ठीक है दोस्तों, अब इसी को सोल्यूशन करना है। तो देखिए इसका आपको रेट कन्फर्म करते हैं ताकि आपको पता चले कहाँ कहाँ काटे हैं। देखिए 7 से 7 ही कैंसिल हो जाएगा, यही 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ बच जाएगा आपको वो चीज, वो × 22 × 2 प्लस 2 × 22 × कितना बच जाएगा 7 और 2 9। अब देखिए गुना कर लीजिए, 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो जाएगा 88, प्लस 22 दूनी 44, 44 नंबर कितना होता है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा कितना 44 नंबर, 4 नंबर 36 पे 6 बचा 3, 4 नंबर 36 और 3 39, 396। ऐसे जोड़िएगा तो 9 8 अरे 6 8 कितना हो जाएगा 8 6 14 के 4 हाथ में बचे 1, 9 8 17, 17 1 18 का 8 हाथ में बचे 1 और 3 और 1 4। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 484। देखिए दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन सही जानकारी रखिए। आप लोग हम बार बार कह रहे हैं, ये मत हड़बड़ाइए कि सर टाइम ले रहे हैं ज्यादा तो हमको ज्यादा टाइम है पढ़ना जल्दी, नहीं, जरा जानकारी तो देखिए हम कितना जानकारी दे रहे हैं, इसमें क्या क्या ऐड हम किए, ये सब जानकारी तो रखिए। एग्जाम में जाइएगा खा जानिएगा का जन्म नहीं कीजिएगा, नहीं, पूरा जानकारी रखिए दोस्तों, और सही से जानकारी रखिए। तो कोशिश कीजिए आपको जितना से जितना हो जानकारी आप इसको नोट कीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको फिर से दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों एक समानुपात का है, चतुर्थ समानुपात का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको नोट कर लिए होंगे ताकि आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम 5 ही क्वेश्चन कराते हैं 10 ही क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन जो भी कराएंगे आपको हम सटीक कराएंगे, उसके बारे में सही जानकारी देंगे। तो चलिए एक
चतुर्थ समानुपात क्वेश्चन में पूछा है, तो दिया हुआ है √6, √8 और √21 का √21 का चतुर्थानुपाती। देखिए दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, उसमें क्वेश्चन में इसमें रहता है दोस्तों इस तरह का। तो अगर हम नहीं पढ़े हैं तो रेशियो प्रोपोर्शनल का एक क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर इसमें कभी कभी आपको देता है तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का क्या होता है दोस्तों, देखिए आपको बता देते हैं। और चतुर्थ अनुपात क्या होता है, देखिए अगर चतुर्थ अनुपात रहेगा, पहले तृतीय अनुपात दिखा देते हैं। तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात होता है क्या, A/B बराबर B/C। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, B² बराबर AC, या इसको इस तरह से लिखते हैं B बराबर √AC। ये होता है तृतीय अनुपात। और चतुर्थ अनुपात लिखा देते हैं, चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात क्या होता है, A/B बराबर C/D। ठीक है दोस्तों, ये होता है चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात में आपका इसे मान पुट ना करना है। अब देखिए इसमें कह रहा है चतुर्थ अनुपाती याद करें। चतुर्थ अनुपाती का मतलब दोस्तों आपका D का मान है जिसमें गायब है। और अगर इसमें पूछ देता आपको चिन्ह में दिया हुआ है तृतीय अनुपात ज्ञात करें, तो उसमें C का मान ज्ञात रहता है। कभी कहता है द्वितीय अनुपात ज्ञात करें तो B का मान गायब रहता है। कभी कहता है प्रथम अनुपात ज्ञात करें तो उसमें A का मान ज्ञात रहता है। इस सब पे ध्यान देना है दोस्तों। अब चलिए इसको आगे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए इसी पे आपको फॉर्मूला पे बनेगा, ये आपका फॉर्मूला है, इसको ट्रिक समझ के रूट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जरूरी चीज है। चलिए इसमें बनेगा, तो यहाँ पे देखिए है क्या, A/B बराबर, देखिए इसको नहीं लिखते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं आपको हम, कितना है √6/√8 बराबर कितना हो जाएगा √21/x। ठीक है दोस्तों, इसी पे बनेगा। तो चलिए आपको हम सोल्यूशन देख देते हैं, आपको आगे किस तरह से ये कटेगा। तो उसको आपको काटना होगा। तो देखिए x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x इंटू √6 बराबर √8 इंटू √21। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखने में आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको आप गुना कीजिएगा तो कैसा कितना हो जाएगा, 61/68 से, मतलब 168। आपको देखिए पढ़ा एकदम याद रखना है दोस्तों, और नहीं पढ़ा रख याद रखना है तो फिर आपको काटना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे काट दीजिए। आप देखिए इसको काटिएगा, अगर रूट में नहीं रहता इसको हम लोग डायरेक्ट काटते इसको से इसको, तो इसको दो बार पहले हम तोड़ेंगे, x इंटू √3 इंटू √2 बराबर √4 इंटू 4 √2 इंटू, अगर ना भी तोड़ेंगे, जिसको अगर तेज है बिना तोड़े हुए भी इसको बना सकते हैं, √7 इंटू √3। तो देखिए √3 से आप ग्रेड पेन से काटते हैं, इसलिए आपको एकदम सही से पता चले कौन कौन हम काट रहे हैं। √3 से √3 और √2 से √2 कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों आपका क्या बचेगा, x बराबर √4 इंटू √7 ये बचेगा दोस्तों। तो √4 का जानते हैं वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 √7। इसका ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप कभी रूट में रहे वर्गमूल में रहे तो उसको घबरा मतलब या तो है, कितना लोग घबराते हैं भाई सल भागो दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो ये कुछ नहीं है। आपको इसमें एक लाइन में, इसको एक बार समझ लीजिएगा दोस्तों, आपको एक लाइन में यहाँ से काट देते हैं डायरेक्ट। अगर इसको आपको जानकारी रहता तो देखिए हम यहाँ पे जानकारी हम इसलिए इतना समझाते हैं दोस्तों,
कि कुछ बच्चे होते हैं जो कमजोर होते हैं, थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए हम हैं जो पूरा प्रयोग रहते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे समझ जाते हैं तो यहाँ पे हम देख के काट देते हैं दोस्तों। 2 तिया 6 और 7 तिया 21, ऊपर से ऊपर करता है और 2 चौको 8, तो अंदर रूट में बचता देखिए 21, देखिए 7 चौको 28 वैसे बचता। x बराबर कितना होता है अंदर रूट 28, इसको लिख सकते हैं x बराबर 4 गुने 7, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए 2 रूट 7। देखिए दोस्तों एक लाइन हम नहीं कर दिए हैं, एक लाइन में हम भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पहले तो आपको समझाना जरूरी है, इसीलिए करें। पेशेंस रखिए, जानकारी रखिए, जानकारी रखिएगा तब सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए बार बार आपको कह रहे हैं कि आप जानकारी रखना सीखिए। और जानकारी रह नहीं करेगा दोस्तों तब गड़बड़ा जाएगा। चलिए दोस्तों आपका एक और क्वेश्चन हम करवाते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत लंबा है, तो आप हम देखिए लंबा क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाते हैं दोस्तों, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं। डिजिटल बोर्ड रहते हैं तो यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ आपका क्वेश्चन आ जाता इतना लंबा छोड़ा में, फिर आपको उसका सोल्यूशन करवा देते हैं। लेकिन लंबा क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग ज्यादा चाहते नहीं कि वीडियो ज्यादा बड़ा हो, हम भी नहीं चाहते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर जिसको याद उतारने में या मतलब नोट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप वीडियो को रोक करके भी आप इसको नोट कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों। एक शहर में भालुओं की संख्या हर वर्ष 3% की बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या इतना है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? तो दोस्तों ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किस पे निर्भर है? ये चक्रवृद्धि ब्याज पे क्वेश्चन निर्भर है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन हम याद रखिएगा, जरूरी है, समझ गए। और नहीं याद रखिएगा तब फंस जाएगा दोस्तों फेरा में, इसीलिए क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है। चलिए हम आपको बताते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में एक शहर में भालुओं की संख्या, एक शहर में भालुओं की संख्या हर बार 3% की दर से बढ़ रहा है। चलिए शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या वर्तमान संख्या 21,218 है। तो दो वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है, समझ गए दोस्तों। तो इसको एक बार देख लीजिए, तब तक हम लिंक डाल देते हैं। ठीक दोस्तों ये क्वेश्चन हम कराते हैं। ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज पे चल रहा है। अगर इसमें आप देखिए, अगर ऐसा है तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला आपको आप माइनस करके बना सकते हैं, दूसरा आप प्लस करके। तो ऐसा क्वेश्चन आप प्लस करके बनाइए, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपको बात देखिए इसमें पूछ रहा है और इसके पूर्व वाला क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो उससे बहुत इजी होगा। अगर आप अभी वर्तमान से चलेंगे तो उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन आप पूर्व से चलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, पूर्व का मान भी आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप सीधे चलिए दोस्तों पूर्व से। तो पूर्व में भालुओं की संख्या मानते हैं x, ठीक है, x था, और पर वर्ष कितना 3% बढ़ रहा है। 3% बढ़ रहा है, इसका मतलब कितना
अगर 10 बढ़ेगा तो 110, 3 बढ़ेगा तो 103। तो हर वर्ष कितना बढ़ रहा है? 3%। तो कितना हो जाएगा? 103/100 गुने 103/100। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 3% बढ़ रहा है तो इतना, और इतना का मान दिया हुआ है दोस्तों कितना? 21,218। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा अंक, ऐसा डिजिट है कि ये काटने में थोड़ा सा पॉसिबल है, तो इससे हम डायरेक्ट यहाँ काट देंगे। यहाँ कट जाना चाहिए, हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ ये कट जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ काट करके देखते हैं। आपको ऐसे अगर एक बार में हम काटिएगा तो ऐसे हम डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आए इसके चलते हैं तो आपको हम देखिए बताते हैं काट करके। देखिए 103 मरतबे लगाएंगे तो 2 मरतबे हम लगाएंगे दोस्तों, तो कितना लगेगा? 206 लगेगा। 103 दूनी 206 हो जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, और 600 कितना बचेगा? 18। तो यहाँ पे फिर कितना मतलब लगा देंगे? हम डायरेक्ट लगा देंगे 26 मरतबे। 103 से कट जाएगा दोस्तों, 103 से 26 मरतबे कट जाएगा। अगर आपको नहीं लग रहा है कि परेशान, सॉरी बीच में यहाँ पे 0 होगा, एक बार में एक ही अंक उतारिएगा अपना। एक बार में क्या, यहाँ पे 206 बार में यहाँ पे आपको 3 से कट जा रहा है, इसको आप डायरेक्ट काट के दे सकते हैं। 103 दूनी 200, यहाँ पे 6 लग जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6, ऊपर से उतरा 1, भागने लगे पर 0 और लगाते हैं, ऊपर से उतरा 8, फिर ये मतलब कितना? 103 छक्का 200 अति 618 हो जाएगा, आपका कट जाएगा। अब ये देखिए 206 आ जाएगा। अभी 206 को फिर 103 से काटिएगा तो 2 मरतबे कट जाएगा दोस्तों, 206। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अपॉन बटम रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स का मान अगर यहाँ पे हम रखेंगे, एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1000। 100 से 100 में गुना कीजिएगा, ये आपको हो जाएगा कितना? 10,000, और 10,000 गुना 20,000। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20,000। आप इसको नोट कर लीजिए, आपको इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, समझ गए दोस्तों। आप कोशिश कीजिएगा एग्जाम में आपको काटने में ज्यादा दिक्कत ना हो, इसको आप नोट कर लीजिए। तब तक आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन है परसेंटेज का है, ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा है। कहिएगा तो परसेंटेज के करवाते हैं, ना तो कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों करवाते हैं, भी किसी को प्रॉब्लम होता होगा परसेंटेज में एक बार ना समझ में आया होगा, या दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको मिटाते हैं दोस्तों। जैसे देखिए हम बोलते हैं दोस्तों, तो मेरे साथ साथ आगे क्वेश्चन को नोट कर लिया कीजिए। इसमें है एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपया है। मेरे साथ साथ अभी नोट कर लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति की आय 95,000 है, 95,000 है, और उसका व्यय 75,000 रुपये है। $75,000 है। यदि उसके आय में 18% और व्यय में 12% की, व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो उसकी बचत में
कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलो दोस्तों, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप इस पे बना सकते हैं, बहुत इजी। इसमें दोनों को वृद्धि कर रहा है, उसके बाद फिर इसका पूछ रहा है जैसे आपको बचत हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों। बचत निकालते हैं जैसे हम पहले इनकम करते हैं, इनकम के बाद जो खर्च होता है, तो जो खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम बचत में हम लोग काउंट करते हैं। या आपको कभी कह देगा खर्च निकालिए, तो खर्च हम कैसे निकालेंगे। जैसे मेरा 100 रुपये इनकम है, ठीक है दोस्तों, 100 रुपये इनकम है, हम भी सब समझाते हैं। 100 रुपये आपका इनकम है और आपका खर्च है, जो आपका खर्च कितना हो जाएगा, खर्च अगर 80 रुपया है तो आपका बचत कितना हो जाएगा दोस्तों, बचत 20 रुपया होगा। तो इसको हम लोग घटा करके इसको निकालते हैं, यही ना करते हैं दोस्तों। इनकम 100 रुपया है, खर्च 80 रुपया है, तो बचत कितना हो जाएगा, इसको दोनों को माइनस कर देंगे तो बचत हमारा निकल जाएगा। या कभी आपको बचत दिया हुआ रहेगा और खर्च निकलना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपया अगर इनकम है और यहाँ पे बचत दिया हुआ है 20, तो आपको इसको बचत घटा दीजिएगा इनकम में से, तो आपका खर्च निकल जाएगा कि खर्च कितना है, 80 है। तो इसी प्रकार हम लोग निकालते हैं, तो उसी में इसी प्रकार इसको निकालेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग वृद्धि कर लेंगे कि कितना मेरा इनकम बढ़ रहा है और खर्च कितना मेरा बढ़ रहा है। उसके बाद कर रहा है कितना प्रतिशत की वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि वाला आप जानवे करते होंगे। देखिए हम बताते हैं, एक व्यक्ति की आय 95,000 है, तो उसको देखिए इनकम 95,000 रुपया है, इनकम है, और उसका व्यय खर्च कितना है, व्यय में क्या होता है, खर्च 75,000 खर्च है। तो हम लोग बचत इसको निकालते होंगे, 95 से 75 गया तो कितना हो गया, उसका जो हो गया दोस्तों, देखिए हम लोग कैसे निकालें दोस्तों, इनकम हो गया 95,000, खर्च हो गया 75,000, तो बचत 20,000। हम लोग क्या किए, इसको घटा करके इसको हम लोग निकाल लिए। तो चलिए इसी प्रकार इसको करेंगे। लेकिन इसमें फिर क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि 18% इनकम में 18% की वृद्धि हो गया, व्यय में 12% का वृद्धि हो गया। तो चलिए यहाँ पे वृद्धि कर देते हैं। देखिए ये होगा पहले वाला, और आर 95,000, 18% वृद्धि का मतलब कितना, 118/100। और देखिए 75,000, इसमें कितना 12% की वृद्धि, तो 112/100, यही ना दोस्तों। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इसको 2 शून्य से 2 शून्य इसको काट देंगे, इसको 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे। अब देखिए गुना करेंगे, ठीक है, 118 में 95 से गुना करेंगे दोस्तों। तो गुना करने के बाद हमको प्राप्त होगा, अब एक बार गुना करके एक बार देख लीजिए कितना आता है जे। ठीक है, अगर नहीं कीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन मजबूत रखना पड़ेगा। इसको देखिए 118 इसको कीजिएगा, इसको गुना करने के बाद इसे देखिए 18 से गुना कीजिएगा 5 में, तबे तो कितना हो जाएगा, और एक ही बार में हो जाएगा 590। इसका आंसर आएगा दोस्तों 11,210 आएगा, 11,210। यहाँ शून्य बचा हुआ है तो इसको शून्य बैठेगा तो कितना होगा, 1,12,100 रुपया इसका इनकम हो जाएगा दोस्तों। 18% में वृद्धि होगा। और फिर इसी प्रकार इसको कीजिएगा, इसको काटने के बाद आपको आ जाएगा दोस्तों, इसको कटिएगा तो आ जाएगा 84,000 दोस्तों। आप एक बार काट करके देख सकते हैं। 112 में 75 से गुना कीजिएगा तो 840 आएगा और 8400 आएगा, उसमें एक जीरो बच रहा है, एक जीरो बैठा देंगे तो 84,000 होगा। अब दोस्तों देखिए, हम इनकम इतना, खर्च इतना, तो बचत हम लोग कैसे निकालेंगे, इनकम में से खर्च को घटा देंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, बचत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसमें से इसका माइनस कर देते हैं। देखिए तब हमको प्राप्त होगा 2 शून्य, दूसरा। अब देखिए 1 में से 1 जीरो जाएगा तो कितना बचेगा, 1। उसके बाद फिर देखिए यहाँ बचेगा 2 में से 4 जाएगा नहीं, जहां से 5 चलेगा, तो 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 8।
अब यहाँ बच गया कितना है 10, 10 में से 8 गया तो कितना बच गया 2, यानी 28,100। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि उसको हम लोग उसी तरह से हम लोग निकालते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के अनुसार ही इसमें भी निकलेगा प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए कितना वृद्धि हो जा रहा है, इसको निकालेंगे। और लाभ प्रतिशत वृद्धि जानवर करते होंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, जो बचत होगा, देखिए बचत बराबर पहला का बचत, ये देखिए आपको लिखा देते हैं पूरा इस तरह से, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन लिख लीजिए। या जैसे हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं ना, है उसी तरह से निकलेगा लाभ बटा क्रय मूल्य, उसी पे निकलेगा। इसमें देखिए इसमें लाभ कितना हो जा रहा है हमको, पहले था 20,000 बचा था, अब कितना 28,100 है, तो कितना हो जाएगा 8,100 कितना से, तो देखिए लाभ प्रतिशत में हमेशा नीचे रहता है छोटका 20,000 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो इसको कटेगा, तो यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा आपको आ जाएगा 2 से काटिएगा तो आ जाएगा आपको 40.5% की वृद्धि होगा। बचत में पूछेगा दोस्तों, आपको बचत में अगर पूछ देगा दोस्तों कि बचत में हमें कितना % वृद्धि हो रहा है, तो कुछ बताइएगा हमारे बचत में जो है वो 40% 5% का वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो इसी पे आधारित है क्वेश्चन, तो चलिए इसको हम करवा देते हैं। और जब कोशिश करेंगे दोस्तों कि ज्यादा क्वेश्चन आपको लॉन्ग नहीं हो, एक बार इसको हम फिर से आपको लिख रिवाइज कर लीजिए क्वेश्चन कि एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपया है और उसका व्यय 75,000 रुपया है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 20% 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए दोस्तों, हम आपको बोलते हैं कि हम जिसमें क्वेश्चन लिखते हैं उसमें आप भी क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, आप हम देख रहे हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन के बाद हम आपको ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मोहन 2832 रुपये में, मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% हो, है उसमें, तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों देखिए ये कोई जो है मेज है, ठीक है दोस्तों, ये कोई मेज है, मोहन एक मेज को 1832 रुपया में बेच रहा है, इसमें उसको 18% का लाभ भी ऐड है। ठीक है, ये मतलब विक्रय मूल्य दोस्तों है दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस उसका दिया हुआ है दोस्तों, कितना है 2832 रुपया, 2832 है, तो इतना रुपया उसका सेलिंग प्राइस है, इसमें उसका 18% जो है प्रॉफिट इंक्लूड है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, इसमें मतलब इसका जो कितना का मान दिया हुआ है, ये 118% का मान दिया हुआ है, तो हम लोग क्रय मूल्य जो भी होगा तो 100% होता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं 100% का मान निकालते हैं। तो चलिए इसको हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो निकालते हैं। देखिए 118% का मान दिया हुआ है 200
2832 और 100% का मान निकालना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 100% का मान निकालना है। इसको हम लोग कहेंगे 232 बटा 118 गुने 100। इसको काटेंगे दोस्तों 118 से। हम लोग इसको देखिए, आपको ये कटेगा, इसको आप ना हमको काटिए, कितना मतलब 50 दूनी 100 और 9 दूनी 18 यानी 59 बार में 2 मतलब काटेगा, 2 बार में कटेगा तो इसको कितना 14 दूनी 28, 1 दूनी 2, 1 1416 बार में। इससे फिर इसको काटिएगा तो आपको कटेगा 59 दूनी लगाइएगा तो आपको 118 लगेगा। 2 मतलब लगाइएगा 118 लगेगा। 118 माइनस हो जाएगा तो आपको इसमें बच जाएगा कितना, इसमें बच जाएगा 23 और 6, 23 बच जाएगा 6 यानी कि 2 3 6 236 बचेगा। तो फिर कितना मतलब लग जाएगा 100, इस 4 मरतबे लग जाएगा 236 और 4 मरतबे और गुना में 100 है, गुना में 100 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2400। दोस्तों चलिए आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइए कि मेरा आपको सलूशन करने का तरीका कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।